आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन। Simple harmonic motion is a type of oscillatory motion where a restoring force always pulls the object back towards its mean position। ये एक ऐसी oscillatory motion है जिसमें restoring force ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन की तरफ पुल करती है। पहले हम देख लेते हैं oscillatory motion क्या होती है। Oscillatory motion या vibrational motion, it is a to and fro motion about its mean position in equilibrium position या central position and repeat itself after equal interval of time। अब ऑसिलेटरी मोशन को अगर देखें तो इसमें दो करेक्टरिस्टिक हैं। एक तो ये कि ये टू एंड फ्रो मोशन करती है, दूसरा ये रिपीट होती है कुछ टाइम के बाद। दूसरे करेक्टरिस्टिक को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये एक पीरियोडिक मोशन भी है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन है दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक की सब क्लास है। पीरियोडिक मोशन की जब एग्जांपल्स देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि इट रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो लाइक अर्थ रिवॉल्व, मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ, वाटर वेव्स, ये सारी जो हैं वो एक टाइम के बाद रिपीट होती हैं। साउंड वेव्स, ट्यूनिंग फॉक, रॉकिंग चेयर, तो ये सारी पीरियोडिक मोशन है। और अगर वो टू एंड फ्रो मोशन भी करे तो वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। इसकी एग्जांपल्स अगर देखें तो सिंपल पेंडुलम, मास अटैच टू ए स्प्रिंग, जैसे अगर ये हम कहें कि एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक मास अटैच है, ये इसकी स्टेबल पोजीशन है। अगर इसको थोड़ा सा पुल करके छोड़ा जाए तो ये अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक, अगर जो ट्यूनिंग फॉक है उसको एक बार स्ट्राइक किया जाए तो उसके प्रॉन्ग्स जो होंगे वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। एटम्स इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में एटम्स जो होते हैं वो भी एक कंटिन्यूसली मोशन जो कि वाइब्रेशनल मोशन है वो शो करते हैं। मोशन ऑफ ए स्विंग जो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करती है। एयर मालिक्यूल्स भी वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन शो करते हैं। जब भी कोई साउंड ट्रैवल करता है तो एयर मालिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वायलिन या गिटार, इसके स्ट्रिंग्स जो हैं वो भी ऑसिलेटरी मोशन शो करते हैं। एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग फ्लाइंग दे आल्सो शो द वाइब्रेशनल मोशन। ऑसिलेटरी मोशन अगर किसी बॉडी में है तो इट मस्ट हैव द इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। ठीक है, किसी भी ऑसिलेटरी बॉडी के अंदर एक इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन होती है, और अगर हम उसको उस मीन पोजीशन से मूव करेंगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो उसको पुल बैक करेगी टू इट्स इक्विलिब्रियम। अब अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन वेयर ए रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट बैक टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन की टर्म्स को पढ़ेंगे जिससे हमें ये इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। These terms are, first of all, vibration. Vibration is a one complete round trip या cycle of a vibrating body about its mean position। इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि एक स्विंग है, ये उसकी मीन पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन है, और ये इसकी इस एक्सट्रीम, एक साइड की एक्सट्रीम है और ये इसकी दूसरी साइड की एक्सट्रीम है। अगर मैं कहूँ ये ए है और ये बी है और ये सेंट्रल है, तो वन कंप्लीट साइकिल यानी कि इधर को जाना और वापस ए तक आना, ए से बी तक जाना और बी से वापस ए तक आना। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज वन वाइब्रेशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देखें तो मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन क्रॉसिंग द मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। अगर सिंपल पेंडुलम भी लिया जाए तो उसके अंदर भी यही आ सकता है कि पेंडुलम की ये अगर सेंट्रल पोजीशन या मीन पोजीशन है और ये इसकी वन एक्सट्रीम यानी ए से बी तक जाना और बी से ए तक आ जाना इज वन वाइब्रेशन। उसके बाद आगे हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट पर
बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जितनी दूर हो वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। देखिए अगर ये मीन पोजीशन थी, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इसने पेंडुलम की बॉब ने यहाँ तक मूव किया, यानी इस पॉइंट तक ये गई है, तो यहाँ से लेकर मीन पोजीशन तक जितना डिस्टेंस होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ये x। ए डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे, इट इज डिनोटेड बाय x, और O से C तक जो लाइन है वो x है। एम्पलीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, यानी बॉडी अपनी मीन पोजीशन से सबसे ज़्यादा जितनी दूर जा सके उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे ये पेंडुलम जो है इसकी मीन पोजीशन ये है, तो ये इसकी एक्सट्रीम जो है वो A पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी x नॉट। ये इस साइड पे भी x नॉट ही होगा। किसी एक साइड पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड मेजर्स द एनर्जी कैरिड बाय वेव। अब ये बात जो है वो ऐसे है कि अगर हम किसी बॉडी को मीन पोजीशन से उसकी एक एक्सट्रीम की तरफ ले जाते हैं तो इस पर कुछ वर्क होगा। दिस वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एम्पलीट्यूड होता है वो एनर्जी को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई है। लेस एम्पलीट्यूड इसका मतलब लेस डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, लेस एनर्जी होगी। मोर एम्पलीट्यूड यानी मोर डिस्प्लेसमेंट, तो मोर एनर्जी होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिससे वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड की टर्मिनोलॉजीज जो है आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है, इफ़ x नोट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल या वाइब्रेशन बाय ए सिंपल पेंडुलम। देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि उसने पूछा क्या हुआ है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल। एक साइकिल क्या होता है, यानी एक वाइब्रेशन क्या होती है। ये अगर किसी बॉडी की मीन पोजीशन O है तो उसका एक्सट्रीम मैं कहूँगी A है और एक एक्सट्रीम B है। एक साइकिल जो होता है वो एक पोजीशन A से O तक और B तक जाना और फिर B से वापस A तक आना, ठीक है। वन वाइब्रेशन जो होती है वो A से B और फिर वापस B से A तक थी। अब उन्होंने कहा है कि x नॉट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर इसका एक साइड की एक्सट्रीम जो है वो x नॉट है, ठीक है, तो हमने टोटल डिस्टेंस बताना है कितना होगा एक वाइब्रेशन में। अगर O से A तक x नॉट है तो यहाँ O से B तक भी x नॉट होगा, यानी जब इसने एक बार में इस तरफ को स्विंग किया तो A से B तक जाने में इसने 2 टाइम्स x नॉट किया और फिर वापस आने में भी B से A जाने में भी 2x नॉट। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा 4x नॉट, दैट इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय वन पेंडुलम इन वन वाइब्रेशन। आगे आता है टाइम पीरियड। इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल रिप्रेजेंटेड बाय T, ऐसा यूनिट इज सेकंड। और इसमें तो कुछ ज़्यादा क्लियर करने वाला नहीं है ना कि एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट करें तो टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ T इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये आप अपनी फर्स्ट ईयर में इसे डिटेल से पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं वो ही फ्रीक्वेंसी है। डिनोटेड बाय F। इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। और ये एंड पर आती है, डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी की वो आपको पता है T-1 होती है। लास्ट जो टर्म है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और यहाँ थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो थीटा जो होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, और टाइम को अगर हम टाइम पीरियड T से डिनोट करें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर T भी हो सकता है।
इसमें से 1/t जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, तो उसमें से फ्रीक्वेंसी अगर हम लगाए तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के 3 जो है फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक ब्रेन टीजर एक एज ए क्वेश्चन है, ए फिश कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग मेक्स 10 वाइब्रेशंस इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इट इज पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक फिश जो है वो स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है और 10 वाइब्रेशंस कर रही है, यानी ये उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं इन 20 सेकेंड्स, इतने टाइम में। तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन n इज 10, टाइम जो था वो 20 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम यानी n/t होगा। तो हम यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स जो होता है वो टाइम पीरियड होता है, तो 2 सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अब यहाँ तक जितना पढ़ा है वो हम बुक से देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन वेयर रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट बैक टूवर्ड इट्स मीन पोजीशन। ये वही डेफिनेशन है जो स्टार्ट में पढ़ाई थी कि एक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है जो कि जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स मीन पोजीशन पुल करती है। वी विल आल्सो एक्सप्लोर द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बिहाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, अंडरस्टैंडिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें। मैनी नेचुरल फिनोमिना शो ए पीरियोडिक मोशन लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। पीरियोडिक मोशन वही मोशन जो कि रिपीट हो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ए ट्यूनिंग फॉक, ए रॉकिंग चेयर एंड मैनी अदर्स। आगे हम ऑसिलेटरी मोशन देखते हैं। ऑसिलेटरी मोशन इज ए टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन एंड इट इज पीरियोडिक मोशन which repeats itself after an equal interval of time. We came across many examples of oscillatory motion in our daily life. Some examples of oscillatory motion are given below. A simple pendulum vibrating about its mean position when displaced from its rest position. A mass oscillating at the end of spring in a horizontal or vertical plane when pulled and released. A vibrating tuning fork. Atoms or molecules in solid substance oscillate about its mean position. Motion of a swing. Air molecules oscillate when sound wave travels through the air. Most of the musical instruments like guitar and violin have strings attached to them to produce music by vibrating motion. और लास्ट है the wings of birds during flying. All the bodies that undergo vibrational or oscillation motion have an equilibrium position or mean position. When the body is displaced from its mean position, then there is a restoring force which brings it back to the equilibrium position and it causes vibration or oscillation motion of the body. Next are terms related to oscillatory motion. We will discuss some important terms related to oscillatory motion. First है vibration. One complete round trip या cycle of vibrating body about its mean position is called one vibration. यानी एक complete cycle about the mean position is one vibration. Alternatively, vibration can also be defined motion of body from one extreme position to other extreme position and back to first extreme position crossing mean position. For example, motion of bob of pendulum from A to B and back from B to A is one vibration as shown. Instantaneous displacement यानी x, the displacement of vibrating body from its mean position at any instant is called instantaneous displacement. यानी किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी मीन पोजीशन से जितनी दूर होगी वो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। और द डिस्टेंस ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम O to C is called displacement and denoted by x. आगे एम्पलीट्यूड यानी x नॉट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय x नॉट। यानी बॉडी मैक्सिमम जितनी दूर जा सकती है अपने मीन पोजीशन से वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ bob of simple pendulum is shown. Amplitude of wave measures the energy carried by the wave. The greater the amplitude of wave, greater will be the energy carried by the wave and vice versa. ये वही बात है जो एम्पलीट्यूड के टॉपिक में मैंने आपको बताई थी कि जितनी ज़्यादा मीन पोजीशन से हम दूर लेके जाएंगे बॉडी को तो उसके अंदर एक एनर्जी जो होगी वो स्टोर होगी और वो उतनी ही ज़्यादा होगी एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा। टाइम पीरियड
Time period is defined as the time taken to complete one vibration or one cycle. It is represented by T and SI unit is second. टाइम पीरियड इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रेसिप्रोकल इन टी इज इक्वल टू 1/f रिलेशनशिप है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ 2 पाई ओवर ओमेगा. Frequency is defined as the number of vibrations or oscillations completed by vibrating body in 1 second. N over T, it is denoted by F. Mathematically, F is equal to N over T. It is expressed in terms of the reciprocal of time period. यानी टाइम पीरियड के साथ इसका ये रिलेशनशिप है. द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. 1 हर्ट्ज इज डिफाइंड एज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड एंड डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज T-1. आगे है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी थीटा डिवाइडेड बाय टी is called angular frequency. It is represented by omega and it is expressed as omega is equal to theta over t. For one revolution यानी एक कंप्लीट राउंड सर्कल जो कंप्लीट करें तो उसके अंदर हम कहते हैं 2 पाई रेडियन. यहाँ 2 पाई मिसिंग है बुक में, तो 2 पाई रेडियन होता है. और टाइम अगर टाइम पीरियड को t लें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी हो जाएगा. एंड फ्रीक्वेंसी जो है 1/t थी, इसमें से 1/t जो है उसको हम रिप्लेस करें या सब्स्टिट्यूट करें f से, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f आ जाएगा, जो कि एक ओमेगा की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. द SI यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रेडियन पर सेकेंड एंड इट्स डायमेंशन इज T-1. इसके अलावा जो इस पेज पर ब्रेन टीजर्स हैं ये दोनों, ये मैंने डिटेल से करवाए हैं लेक्चर के दौरान ही. यहाँ तक बेसिक टर्म्स थी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की. अब हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को. सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक डेफिनेशन हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी, ये भी तकरीबन वैसी ही है, वही है. इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस्ड अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स वही फोर्स जो बॉडी को पुल बैक करती है उसकी मीन पोजीशन की तरफ, तो उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि किसी भी बॉडी के लिए होंगी फॉलो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगी. 4 कंडीशंस हैं, अगर किसी बॉडी में होंगी तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी. फर्स्ट कंडीशन कहती है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ये एक्स जो था वो डिस्प्लेसमेंट था, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा उसकी रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी. दूसरा कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी. इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास. इनर्शिया आपको पहले से पता है कि ये मास पे डिपेंड करता है. कोई अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा रिक्वायर होगी. अगर लाइट ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया कम होगा, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स भी कम रिक्वायर होगी. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड फॉलो द हुक्स लॉ. हुक्स लॉ कहता था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. यही फर्स्ट कंडीशन ही है जिसे हुक्स लॉ भी कह रहे हैं कि हुक्स लॉ को फॉलो करें. और इसमें ये जो है -k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट था, ये आपने पहले से पढ़ा भी हुआ है. स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. मटेरियल यहाँ पे स्प्रिंग ही है कि अगर स्प्रिंग जो है वो हार्ड है तो k की वैल्यू जो होती है काफ़ी लार्ज आएगी. अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो k की वैल्यू स्मॉल आती होती है. तो इसी पे डिपेंड करता है, इसी नेचर पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्टनेस पे डिपेंड करता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट. फोर्थ कंडीशन कहती है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. जो इसकी एक्चुअल जो फार्मूला है जिससे ये लिया गया है वो ये है a इज इक्वल टू -k/mx. ये हम आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. और नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन शो करता है. एक्सेलरेशन की एक बात आपको लाजमी पता होगी, सुनी भी होगी और अब याद भी होनी चाहिए. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है. इसके लिए एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशनशिप मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि कंसीडर करें एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक बॉडी कनेक्टेड है, उसकी एक मीन पोजीशन है. अब हमने उस ऑब्जेक्ट को या उस बॉडी को टूवर्ड्स राइट पुल किया है, मीन पोजीशन से राइट साइड पे ले गए हैं, तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो +x हो गया. ठीक हो गया.
और ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन जो होगा वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस में आएगा, -a की होगा। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, तो एक्सेलरेशन -a हो जाएगा। और अगर यही ऑब्जेक्ट जो है टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर जाए मीन पोजीशन से, तो यहाँ हम कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट -x हो गया। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट -x आया। ऐसे में एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन था, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करते हैं। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा बॉक्स है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ऑल पीरियोडिक वाइब्रेशन या कोई भी पीरियोडिक मोशन हर बार सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। यानी पीरियोडिक मोशन तो वो होती है जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो, और सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए हमें वो 4 कंडीशंस फॉलो करनी है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन कुछ पीरियोडिक मोशंस ऐसी भी हैं जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट उतनी ही उसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती। इसकी बेसिक एग्जांपल जो है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी की नीडल, जो कि ट्रेस करती है पैटर्न ऑफ हार्ट बीट। इसकी मोशन पीरियोडिक होती है, यानी वो अपनी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बुक से देखें तो 14.2 सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस्ड अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ही बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ पुल कर रही है, जिसकी वजह से वो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेशन शो कर रही है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जो द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर। अब किसी बॉडी के लिए कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करे, ये कंडीशंस नेसेसरी हैं। नंबर 1 है रिस्टोरिंग फोर्स शैल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। द रिस्टोरिंग फोर्स शैल बी प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया ऑफ बॉडी। यानी जितना इनर्शिया होगा, इनर्शिया जो कि बॉडी का मास पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा मास होगा उसके हिसाब से ही रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड फॉलो द हुक्स लॉ, विच इज अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स F is equal to -kx, where k is the spring constant depends upon the nature of material of the spring. लास्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी a इज इक्वल टू -x। यहाँ पे जो है x थोड़ा ये इक्वेशन में थोड़ा सा मिसिंग है, a इज इक्वल टू -x आएगा। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। इस बात को मैंने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसकी अगर देखें तो इसमें कह रहे हैं इट मस्ट बी नोटेड दैट नॉट ऑल पीरियोडिक वाइब्रेशंस आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी सारी पीरियोडिक मोशन जो होती हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही नहीं होती। सिंस ऑल रिस्टोरिंग फोर्स आर नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी उसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती। Any restoring force can cause oscillatory motion, यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है ऑसिलेटरी मोशन कॉज कर सकती है। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ट्रेस द पीरियोडिक पैटर्न ऑफ बीटिंग हार्ट, बट द मोशन ऑफ द रिकॉर्डर नीडल इज नॉट से सिंपल हार्मोनिक मोशन, as the restoring force in this case is not always proportional to the displacement from the mean position। यहाँ पर वो फर्स्ट कंडीशन यानी रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, वो फॉलो नहीं हो रही। यहाँ पर एक ईसीजी की एग्जांपल इसीलिए दी है कि उसमें हम मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते।
यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें कॉन्सेप्ट एकेडमी।